अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं हसन लियाकत। आज बड़ी स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के दरमियान जो भी मुकाबला हुआ उसमें पाकिस्तान के बॉलर्स की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी और उस सीरीज़ के जो बेस्ट बॉलर हैं वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। वन एंड ओनली आमिर जमाल ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर भाई इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और स्काइप पे हमें ज्वाइन किया। आमिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आमिर भाई हमें बताइएगा कि आप बेस्ट बॉलर रहे इस पूरी सीरीज के, क्या कुछ माइंड में चल रहा था और बहुत जबरदस्त आपने विकेट्स ली क्योंकि तमाम तर मुकाबले ब्रॉडकास्ट हो रहे थे। अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से बताइएगा हमें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा और जहाँ तक बात परफॉर्मेंस की है तो बस आपका काम मेहनत करना होता है और बीइंग अ बॉलर मैं हमेशा से इसी चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि आप बस अपना होमवर्क करके आए हों तो आपको हमेशा सक्सेस मिलती है। और दूसरा ये, जब भी आप किसी दूसरे कंट्री में खेलने जाते हैं तो कंडीशन को असेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मेरे ख्याल में मेरा सिर्फ यही फोकस था कि यहाँ पे कौन सी किस किस्म की बॉलिंग होगी जहाँ पे आपको कामयाबी मिल सकेगी। तो मेरा मेन फोकस यही, बस मैक्सिमम जो है मैं वो कंटेन पे जाऊँ और राइट एरियाज में बॉल करूँ जहाँ पे मुझे विकेट्स भी मिली और इकॉनमी भी अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आमिर भाई, कंडीशंस बहुत ज्यादा साजगार थी या फिर आपने बहुत जल्द कंडीशंस को अडॉप्ट कर लिया? क्योंकि लग ये रहा था कि आप जिम्बाब्वे के इससे पहले 4-5 टूर्स कर चुके जिस तरह की आप वहां पे बॉलिंग करवा रहे थे। देखें, बीइंग अ प्रोफेशनल आपको ये चीज़ें, चाहे आप बैट्समैन हो या बॉलर हो, आपको ये चीज़ें असेस करनी पड़ती हैं। आपको जो सिचुएशन होती है वो सारी देखनी पड़ती है, आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है। और मेरा भी यही था कि अर्ली ऑन जो पहले हमारे 2 मैचेस हुए थे वो काफ़ी अच्छी थी, उसमें हमें थोड़ी बहुत बीइंग अ बॉलर असिस्टेंस मिल रही थी पिच में और राइट एरियाज में बस आपको बॉल करने थे और मैंने भी वही किया। वहाँ पे राइट एरियाज में बॉल करने की कोशिश की तो वहाँ पे मुझे जितनी ज़्यादा विकेट्स मिल सकती थी वो मिल गई थी। अच्छा आमिर भाई, ये बताइएगा कि आपकी जो एग्रेशन है वो हमने बहुत सारे इंटरव्यूज में आपकी सुना है जी कि एग्रेशन आपका आपने शॉन टैट से सीखा है, तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी नजर आई, इसकी क्या वजह थी? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि फास्ट बॉलिंग इज़ ऑल अबाउट एग्रेशन। मेरी जितनी भी बात हुई थी शॉन टैट से हुई थी, उससे मैंने पूछा था, कितनी दफ़ा पूछा था, जब भी बात होती तो हमेशा यही कहते हैं कि फास्ट बॉलर को एग्रेसिव होना चाहिए। फिर शोएब भाई की मैंने इंटरव्यूज़ देखे, शोएब अख्तर के, तो शोएब अख्तर भी कह रहे थे कि आजकल के हमारे बॉलर्स को क्या हो गया, मतलब हमारे बॉलर्स का एग्रेशन ही नहीं है। तो देखा जाए तो एग्रेशन अब हारिस रऊफ का भी काफ़ी अच्छा है, शाहीन का भी बहुत अच्छा एग्रेशन है। तो बस मैं भी यही कह रहा था कि बस अपने जो हमारे पीक के बॉलर्स हैं जिस तरह शोएब अख्तर हो गए, उनको फॉलो करने की कोशिश करूं, बस उनके एग्रेशन को फॉलो करने की कोशिश करता हूं। अच्छा ये बताएं कि वो जो एग्रेशन वाली वीडियो आपकी बड़ी वायरल हुई है, आपने खुद भी देखी होगी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वो एग्रेशन किस खिलाड़ी पे था और क्या गलती कर दी थी उस बेचारे ने? नहीं, वो बेसिकली असल में हुआ ये था कि एक तो जो अंपायरिंग का स्टैंडर्ड था, मैं कहूँगा कि वो बहुत ही ज़्यादा लो था उनका। क्योंकि अगर आप इस तरह की सीरीज करवा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट अंपायरिंग का स्टैंडर्ड था ना, वो बेहतर मैार पे होना चाहिए था उनके, जो कि वो प्रोवाइड नहीं कर सके। तो बेसिकली हुआ ये था कि मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा था कि किसी तरह का अंपायर आपको मतलब बिल्कुल भी जितना भी था ना फेवर वो सारा बैट्समैन को जा रहा था। तो जहाँ पे जो हमारे फेयर चांसेस थे जो क्रिएट हो रहे थे, तो मुझे सिर्फ इस चीज़ का दुख हो रहा था, इस चीज़ पे गुस्सा आ रहा था, हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता था कि वो तो एटलीस्ट हम ग्रैब कर सकते हैं, वो तो हमारे बस में, हम वो अंपायर ने तो नहीं करना। तो इस वजह से बस वो थोड़ा बहुत अग्रेशन था। वीडियो से हद तक वायरल हो गई। अच्छा वो बैट भी आपने कोई मांगा तो बैट भी आपको नहीं दिया, तो ये अंपायर्स भी मेरे ख्याल आप पे नजर रखे हुए थे कि आमिर जमाल के ऊपर नजर रखें, ये जो भी करे वो ना मतलब जो है ना उसको फॉलो ना किया जाए। नहीं, वो बेसिकली हुआ ये था कि बैट का मेरा जो, मैं 2-3 बॉलें खेला तो बॉलर को मैंने हिट मारी थी, फास्ट बॉलर पे खेलना था जब, तो वो हल्का सा वो बैट जो बॉटम से था वो टूट गया हुआ था। तो मैंने अंपायर को बैट दिखाया, मैंने कहा बैट टूट गया तो मैंने चेंज करने को, कहता है कि नहीं जब तक बैट टूटेगा नहीं। तो मुझे इस चीज़ पे भी गुस्सा आ रहा था कि ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें वो ऐसी कर रहे थे कि जो कि टोटली बायस्ड अंपायरिंग मैं कहूँगा कि हो रही थी। तो मैंने उसको यही बोला कि बैट टूट गया हुआ है तो तुम क्या चाहते हो कि मैं इसे अब 2 हिस्सों में हो जाएगा तो तब चेंज करूंगा। वो तो लकीली ऐसा हुआ कि उनका बॉलर इंजर्ड हुआ, तो तब मैंने अपने रिजर्व प्लेयर जो पीछे बैठा हुआ था उसको मैंने इशारा किया, मैंने कहा बैट ले आओ। उस टाइम भी वो कह रहा था कि तुम बैट चेंज नहीं कर सकते, और मेरे ख्याल में ये कमेंट्री बॉक्स में भी काफी इस चीज पे बहस हुई थी कि आप इस तरह नहीं करना चाहिए अंपायर्स को ना, ये जो उनका बिहेवियर इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए था प्लेयर्स के साथ। अच्छा आमिर भाई, आपकी जो स्टडी राइज है एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न, हमने आपको पीएसएल में भी देखा, हम आपको जिम्बाब्वे भी देख रहे हैं और पहले से फॉलो कर रहे हैं, बड़ी स्टडी राइज है और एकदम से आप नेशनल अरीना की तरफ आ रहे हैं। लेकिन क्या आप समझते नहीं है कि बॉलिंग में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और क्या समझते हैं कब तक आप अपने आप को नेशनल सर्किट में पक्का देखेंगे?
देखिए जहाँ तक बॉलिंग की बात है, बॉलिंग तो हमारा डेफिनेटली कंपटीशन बहुत ज़्यादा हुआ है। अगर आप देखें तो हमारे अभी करंट टीम के अंदर जो बॉलर्स हैं, 2 आपके पास 150 प्लस के बॉलर्स हैं, प्लस शाहीन 145 प्लस रेगुलर बॉल कर रहा है, सारा कुछ हो रहा है। तो मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरी बात है, वहाँ पे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा एज इस चीज़ का होगा कि मुझे बैटिंग का एज हो जाता है साथ, क्योंकि मैं एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर ही टीम में जब भी आऊँगा या जब भी कंसिडर किया जाऊँगा एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर किया जाऊँगा। ऑल्दो मैं उस तरह इस टूर पे उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं दे सका जहाँ पे मुझे देनी चाहिए थी, जबकि मेरे बैटिंग ऑर्डर था तकरीबन 8-9 नंबर पे मेरी बैटिंग आती थी, क्योंकि हमारी बैटिंग काफ़ी लंबी बैटिंग थी। तो उस तरह का मुझे टाइम बैटिंग में मिल नहीं सका। 2-3 मैचेस में परफॉर्म तो किया, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हो सकी जिस तरह की देनी चाहिए थी। अच्छा, ये बताएं कि बैटिंग का आपने खुद जिक्र कर दिया, तो जिस आमिर जमाल को हम जानते हैं ना, वो आमिर जमाल बहुत यूजफुल, हैंडी और यूटिलिटी बैटर भी हुआ करते थे। तो आजकल बॉलिंग में विकेटें ज्यादा मिल रही है, इस वजह से बैटिंग की तरफ ध्यान छोड़ दिया, क्या वजह है? नहीं, बॉलिंग तो हमेशा से, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी बॉलिंग की है। मैं जब भी कंसिडर किया जाऊंगा बॉलिंग ऑलराउंडर ही किया जाऊंगा। तो जहाँ तक बैटिंग की बात है, बैटिंग में ये है कि नेट्स में भी उस तरह मैं अपने आप को टाइम शायद नहीं दे पा रहा हूँ जिस तरह मैं पहले दे रहा था, जिस तरह नेशनल T20 मेरा चल रहा था। और जब भी मैं बैटिंग ऐसी सिचुएशन में जाता हूँ कि जहाँ पे मुझे शायद एंकर का रोल थोड़ा सा प्ले करना पड़ता है, और मुझे अपनी टोटली सारी जो अपनी नेचर है बैटिंग की वो चेंज करनी पड़ जाती है। तो उस वजह से मे भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत मैं स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन लास्ट 2 मैचेस ऐसे थे जहाँ पे मैंने अपने आप को बैक किया था कि मैंने कहा कि जो मेरी नेचुरल बैटिंग है मैं उस तरह करूँ। तो फिर उस तरह मैंने थोड़ी सी बैटिंग की, तो उसमें मुझे थोड़ी बहुत कामयाबी भी मिली थी। अच्छा आमिर भाई, यू आर वेरी इंटेलिजेंट ब्रेन। हम जब भी आपसे बात करते हैं, आपकी मीडिया टॉक्स देखते हैं, तो बड़े खुशाइंद होते हैं आपके हवाले से कि जिस तरह आप अपनी बॉलिंग से बल्लेबाजों को चुप करवाते हैं, इसी तरह आप हर फील्ड में बड़े अच्छे हैं। तो क्या आप समझते नहीं है कि जिस तरह का करंट सिनेरियो चल रहा है पाकिस्तान टीम का, और पाकिस्तान टीम में आपको पता है कि बॉलर्स की भरमार है, तो आप थोड़ा सा अपनी बैटिंग को इंप्रूव कर लें और एज ए बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर इस तरह का कि जिस पर ट्रस्ट किया जा सके, उस तरफ आपका कोई माइंड जा रहा है? देखिए, बैटिंग पे तो मैं हमेशा से अपने आप को, जबकि मेरी जब मैं टीम में गया था वहाँ पे भी कोचेस से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि बैटिंग पे आप अपना थोड़ा सा मजीद भी काम करें। इवन PSL में अब जब भी हम बैटिंग के लिए जाते थे तो मेरी बाबर भाई से भी बात होती थी। तो बाबर आजम भी मुझे कह रहे थे कि बैटिंग में अपने आप को टाइम दो, तुम्हें बैटिंग करने की बहुत ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखोगी, क्वालिटी प्रैक्टिस रखोगी, तो उतने अच्छे क्वालिटी बैट्समैन भी साथ बन जाओगे। क्योंकि जितनी अभी मैं अपने आप को मैं समझ रहा हूँ, शायद जो मेरे माइंड में आ रहा है या अभी तक जो भी चल रहा है, मे बी जो भी हर किसी का अपना एक माइंडसेट होता है, तो मुझे थोड़ा बहुत बैकफुट पे जा रहा हूँ, शायद वो बैटिंग की वजह से जा रहा है। अदरवाइज अगर एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर कंसिडर किया जाऊंगा तो इंशाल्लाह जितने भी परफॉर्मेंसेस अभी तक हैं, जहाँ पे भी खेला हूँ, ऑलमोस्ट तकरीबन हर जितनी भी थी मेरी सारी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी थी। क्योंकि आमिर भाई, ये सवाल मैंने इस वजह से किया था कि इसका मैंने अगला सवाल भी करना था। हमें काफ़ी अर्सा हो गया ना कि जिस तरह के आप बॉलर हैं, जिस तरह की पेस आपके पास मौजूद है, अगर आप में फिनिशिंग टच वाली वो एबिलिटी बड़े स्टेज में 2-3-4 दफ़ा आप परफॉर्म कर देना, तो हमें वो जो अब्दुल रज़ाक वाला स्लॉट है ना, वो अभी भी हमें फिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। किसी हद तक मोहम्मद वसीम जूनियर को स्लॉट के लिए यूज़ किया गया था, लेकिन वो भी अब मोर ऑफ द बॉलर बनना स्टार्ट हो गए। तो ये आप अपने माइंड में रख रहे हैं ना? जी देखिए, बिल्कुल मैं तो हमेशा से अपने माइंड में रखता हूँ कि मैं चाहे बॉलिंग में हो या बैटिंग में हो, मैं इतनी परफॉर्मेंसेस दूं कि चाहे वो थोड़ी परफॉर्मेंसेस हो लेकिन वो इफेक्टिव परफॉर्मेंसेस हों जहाँ पे पाकिस्तान टीम को फायदा हो। और जहाँ तक रज़ाक भाई की बात है, तो रज़ाक भाई तो हमारे लेजेंड है, और वहाँ तक हम कोशिश भी नहीं कर सकते। मेहनत कर सकते हैं, ज़रूर मेहनत कर सकते हैं वो उस तरह से बनने की, लेकिन वो ऐसे लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत उनकी सर्विसेज हैं। और जहाँ तक हम हैं अभी इंशाल्लाह, मैं समझता हूँ कि जब मुझे मैं टीम के साथ शायद रहूँगा तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो मेरी अभी वीकनेस है, जिन पर मुझे काम करना पड़ेगा। और जब वहाँ जाके मुझे जो चीज़ें पता चलेंगी कि जिस चीज़ पे मुझे ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, इंटरनेशनल एक्सपोजर में और अगर लोकल एक्सपोजर की बात की जाए, क्योंकि आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली है, दोनों मेरे ख्याल आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट भी देखी है, रीजनल क्रिकेट भी देखी है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में और इसमें कोई एक्सपोजर का फ़र्क होता है, कोचिंग का फ़र्क होता है, फैसिलिटीज़ का फ़र्क होता है, इन्वायरमेंट का फ़र्क होता है, जो आपको जहाँ से सीखने को मिलता है? देखिए, डेफिनेटली क्रिकेट तो हर जगह एक ही होती है, लेकिन बात याद है कि यहाँ पे क्वालिटी की आ जाती है। जहाँ पे डोमेस्टिक में आपने एक टीम में बीइंग अ बॉलर अगर अच्छे 3 बैट्समैन आउट करने होते हैं, तो ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको 5 आउट करने पड़ जाते हैं। सेम ऐसे ही है अगर आप डोमेस्टिक में एक टीम के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं और एज अ बैट्समैन आप 2 बॉलर अच्छे फेस कर रहे होते हैं, तो इंटरनेशनल में आपने जो 5 इवन उनका जो पार्ट टाइम होगा वो भी आपको क्वालिटी बॉलर मिलेगा। तो सारी बात जो होती है वो क्वालिटी की आ जाती है, प्रेशर की आ जाती है, क्योंकि क्वालिटी ऊपर जाके बहुत हाई क्वालिटी हो जाती है और नीचे डोमेस्टिक जो होती है वो भी हमारी स्टैंडर्ड होता है। लेकिन हमेशा जो फर्क हमारा डिफरेंस होता है वो हमेशा क्वालिटी का होता है, क्वालिटी बॉलिंग और क्वालिटी बैटिंग का।
अच्छा, स्पेशली अगर बात की जाए पाकिस्तान शाहीन के हवाले से, और हमने काफ़ी अर्सा हो गया कि देखा था कि पाकिस्तान शाहीन के टूर नहीं हो रहे थे, क्या आप समझते हैं कि जिस तरह आप जिम्बाब्वे गए, यही पूरी टीम लेके हम इंग्लैंड भी जाएं, ऑस्ट्रेलिया भी जाएं, आगे पीछे जाएं, ताकि लड़कों को एक्सपोजर आए? बेसिकली अगर लेट्स सपोज आपकी बात कर ली जाए, आप जब ऑस्ट्रेलिया में खेल के जाएंगे शाहीन के साथ, कल आपको जब पाकिस्तान के साथ मौका मिलेगा तो आपको पता होगा कि सिडनी का विकेट कैसा है, मेलबर्न का विकेट कैसा है, तो वो इन्वायरमेंट के लिए भी बड़ा अच्छा होता है पाकिस्तान शाहीन का टूर। देखिए, बिल्कुल मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ, बल्कि मेरे ख्याल में हमारे जो सिलेक्टर्स वगैरह भी हैं वो भी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव लिया उन्होंने कि शाहीन के दोबारा से उन्होंने टूर्स अरेंज करना शुरू किए। डेफिनेटली जो भी प्लेयर शाहीन से अगर टूर करेगा और वो जिस भी कंट्री के अगेंस्ट जाके उस कंडीशन में खेलेगा और वहाँ परफॉर्म करेगा, तो नेक्स्ट जब भी पाकिस्तान टीम का वहाँ पे टूर होगा तो डेफिनेटली वो लड़का, चाहे वो बैट्समैन होगा या बॉलर होगा, वो टीम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी वहाँ पे जो कंडीशंस होंगी वो अडॉप्ट की होंगी, सिचुएशंस वहाँ पे जो खेला होगा एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन, वो बेहतर समझता होगा। हालांकि काफ़ी हमारे टूर्स भी हो चुके हैं, मोस्टली होने भी चाहिए, और मैं कहता हूँ कि नियर फ्यूचर में हमारे जो ज़्यादातर टूर्स हैं वो मतलब इसी तरह के वेस्ट इंडीज़ हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, इस तरह की सीरीज़ होनी चाहिए, ताकि हमारे जो हमारी, हम समझते हैं कि हमारे पीछे जो स्ट्रेंथ है, पीछे हमारी बैकअप स्ट्रेंथ है, वो हमारी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी और उससे हमें काफ़ी हेल्प होगी। ठीक हो गया आमिर भाई, आप हमारे साथ रहिएगा, यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक। आमिर जमाल से पूछेंगे कि आमिर जमाल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो पाकिस्तान में एक तनकीद होती थी कि जिम्बाब्वे का टूर नहीं होना चाहिए, या आमिर जमाल से पूछेंगे कि जिम्बाब्वे जैसा टूर भी है, इसमें से कुछ सीखने को आपको मिला या नहीं मिला। स्टे विद अस, वेलकम बैक टू शो। और अब आमिर जमाल साहब से हम पूछेंगे कि जो आपका जिम्बाब्वे का टूर है, इसको पाकिस्तान में काफ़ी तनकीद का निशाना भी बना है, और पाकिस्तान के जो क्रिकेट पंडित थे, जो बड़े बड़े सहाफ़ी थे, वो ये हमें कहते हुए नजर आए कि इस टूर से जो है क्या फायदा होगा। अल्टीमेटली हमारी टीम भी मैच हार गई उनसे, ओडीआई सीरीज हम हार गए, टेस्ट सीरीज में हम अच्छा परफॉर्म किया। तो आमिर जमाल से पूछते हैं कि क्या इस जिम्बाब्वे की सीरीज का कोई फायदा था या नहीं। आमिर भाई ये बताइएगा कि जिम्बाब्वे सिलेक्ट के साथ आप जाके खेले हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट था, विकेट थी, हरारे में भी आपने मैच खेले और भी वेन्यूज पे आपने शायद क्रिकेट खेली होगी, तो क्या समझते हैं इस टूर का कोई फायदा था अल्टीमेटली? क्योंकि आप रेलिवेंट लोग हैं, क्योंकि आपने परफॉर्म किया वहां पे जाके, आप सही ये बता सकते हैं कि इस टूर का फायदा था या नहीं? जी देखिए, मैं तो बिल्कुल समझता हूँ इसका फायदा था, क्योंकि हमारी देखी जाए तो हमारी जो सारी साइड गई थी वो टोटली सारे यंगस्टर्स गए थे, और जितने भी यंगस्टर्स थे डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स थे, जहां हुरैरा है, उमर बिन यूसुफ है, मुबस्सिर है, मेहरान है, सारे जितने भी थे। और जहाँ तक बात है कि जी तनकीद भी हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो बेसिकली मेरे ख्याल में पाकिस्तान शाहीन जो गई थी तो वो डेवलपमेंट प्रोग्राम एक किस्म का था, और यहाँ पे हमारे हम सिर्फ अपनी जो हमारी बैंक स्ट्रेंथ जिसको हम कह सकते हैं वो चेक करने के लिए मेरे ख्याल में गए थे, और हम अपने यंगस्टर्स को भी प्रॉपर चांस देना था, प्रॉपर चेक करना था अगेंस्ट, मतलब उनकी पूरी साइड थी, ये नहीं थे कि उनके कोई नए लड़के खेले थे, उनकी जिम्बाब्वे की पूरी साइड खेली थी, बस सिर्फ जो नाम था उनका नाम जिम्बाब्वे सिलेक्ट कर दिया था। बाकी सिचुएशन और कंडीशन जिस तरह की थी, कंडीशंस नई जगह पे हमेशा आपको थोड़ा बहुत अर्ली ऑन आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल आपको हर जगह पे आपकी फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती, और बीइंग अ बैट्समैन, बीइंग अ बॉलर, आपको जो कंडीशंस होती हैं वो अडॉप्ट करनी ही पड़ती हैं। अच्छा आमिर, आपसे थोड़ा सा, क्योंकि आप काफी एक्सपर्ट भी हैं, आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं, तो क्या वजह थी कि टेस्ट क्रिकेट में तो आप बिल्कुल वन साइडेड जिम्बाब्वे से जीतते रहे, एकदम ओडीआई आया तो ओडीआई में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा? इसकी मेन रीजन क्या थी? क्या कुछ बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे तब्दीलियां की गई या कुछ और वजूहात थी? देखिए, 4 डे में हमने थ्रू आउट उनको डोमिनेट किया, शायद हम, मेरे ख्याल में हमारी जो बैटिंग स्ट्रेंथ थी और हमारे जो लड़के थे उन्होंने अपने आप को काफ़ी बैक किया था, सेम हमने उनको एज अ काफ़ी उनकी जो टोटल हमें करके था, हमने उसको भी काफ़ी डिफेंड करने के लिए भी किया। और जहाँ तक वनडे की बात है, वहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि शायद हम सेम अटैकिंग माइंड के साथ जा रहे थे अर्ली ऑन उनके ऊपर, जिस तरह हमने पहले 2 मैचेस में हमारी बॉलिंग ने डोमिनेट किया था, हमने उनको आई गेस 65 पे और 75 पे 5-5 आउट किए थे। तो जहाँ बॉलिंग की बात है तो हमने बॉलिंग में काफ़ी उनको डोमिनेट किया, फिर जहाँ पे हमने उनको आउट किया था, तो मेरे ख्याल में जिस तरह बैटिंग में पार्टनरशिप्स होती है, सेम इसी तरह बॉलिंग में भी होती है। तो अगर एक एंड से आउट हो रहे हैं तो हमें दूसरे एंड से भी बीइंग अ बॉलर मतलब हमें पार्टनरशिप्स लगानी चाहिए, और सेम जब हमारी बैटिंग गई तो हमें टोटल, मैं समझता हूँ कि चेस होना चाहिए था। मैं किसी इंडिविजुअल को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि हमारे बैट्समैन ने अच्छा नहीं किया, बस ये था कि हम थोड़ी सी स्ट्रेटजी के साथ खेल रहे थे। अगर खेल रहे थे तो हम शायद दोनों, पहले जो जीतने चाहिए थे वो हमें जीतने चाहिए थे वनडे,
और मेरे ख्याल में हम अर्ली ऑन जो हमारी बैक टू बैक विकेट्स गिरी थी, हमें वहां से हमें ज्यादा नुकसान हुआ, जिसमें हम गेम में वापस नहीं आ सके थे। अच्छा आमिर भाई, ये बताइएगा कि बैटिंग ऑर्डर में तब्दीलियां बहुत ज्यादा नजर आई है। कासिम अकरम हमने देखा है कि वो 8वें नंबर पे भी खेले हैं, फिर उसके बाद टॉप ऑर्डर पे भी बहुत ज्यादा तब्दीलियां नजर आई। तो क्या कुछ जानबूझ के तजुर्बात किए जा रहे थे पाकिस्तान शाहीन की जानिब से ताकि रिजल्ट प्रोड्यूस हो सकें? देखिए, मैं इस चीज़ को बैक करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि शायद हमारा जो ये टूर था, ये डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत था, और हम सारे जितने भी हमारे प्लेयर्स गए थे, हम उनको प्रॉपर फेयर चांस देना चाह रहे थे, और जितने भी बैट्समैन थे हम उन सबकी स्ट्रेंथ भी देखना चाह रहे थे। और जहाँ तक आप देखें तो हमने नंबर 8-9 तक भी हम एक दफ़ा बैटिंग में गए हैं, फिर हम नंबर 6-7 तक भी बैटिंग में गए। तो सिर्फ हम अपने प्लेयर्स को उस हिसाब से देखना चाह रहे थे कि जहाँ पाकिस्तान टीम में जिस प्लेयर को जिस स्पॉट पे अगर जरूरत के तहत खिलाया जाए, तो आइदर वो उसको उस हिसाब से हम जो है प्रिपेयर करना चाह रहे थे। और ये बताइएगा कि ऑल ऑफ सडन, क्योंकि आप भी सीनियर प्रोज में शामिल थे, तो 3 सीनियर प्रोज को जो है वो बदलाया गया एज ए कैप्टन, तो कहीं बीच में आपको भी ऑफर हुई कि आमिर साहब आप जाएं और टीम को लीड करें? देखिए, मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि ये इस वजह से, मतलब अगर जितनी भी चेंजेस की वो मेरे ख्याल में रोटेशन पॉलिसी के तहत किया गया होगा, और इस वजह से नहीं किया होगा कि किसी सीनियर को बिठा के जूनियर को खिलाया जाए या जूनियर को बिठा के सीनियर को खिलाया जाए। तो ये टीम कम्बिनेशन भी बनाना था, टीम कम्बिनेशन भी देखना चाह रहे थे। बाकी प्लेयर डेवलपमेंट, फिर मैं उसी चीज़ को बैक करूंगा, तो प्लेयर डेवलपमेंट के लिए ये सारा कुछ हो रहा था, और जितने प्लेयर्स थे उनको हम बैक करना चाह रहे थे, चाहे वो जूनियर थे चाहे वो सीनियर थे। बस सिर्फ ये था कि हम, बात वही है कि अगर पाकिस्तान टीम में किसी को नंबर 3 की जरूरत है, तो वहाँ पे उस कौन सा प्लेयर वहाँ पे एडजस्ट हो सकता है, इस हिसाब से हम सारे जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबको चेक किया जा रहा है। ठीक हो गया। और ये बताइएगा कि आखिरी मैच में हम बड़े डाउन एंड आउट थे, 150-200 रन से शिकस्त हो जाती है हमें। रोहिल नजीर और मुबस्सिर खान ने आके मतलब एकदम से ना जान डाली, और यही पाकिस्तान की रवायत भी है कि एक डेड मैच में जान डाल देते। उस वक्त टीम का मोराल क्या था, और किसी लम्हे के लिए आपको लगा था कि आप मैच जीत सकते हैं और सीरीज लेवल हो सकती है? देखिए, हम आखिरी मैच जो बेसिकली हुआ था, वो मतलब पिचेस वहाँ पे हमारे पास स्क्वायर पे जो 2-3 पिचेस अवेलेबल थे, जिनको वो रोटेट कर रहे थे, जिनके ऊपर इतना वो खास वो काम शाम भी नहीं किया हुआ था। और मैं समझता हूँ कि आखिरी मैच में शायद हमें एक छोटा सा लॉस हुआ मोहम्मद अली का, क्योंकि उसको एंकल की इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से हमें 3-4 ओवर जो थे वो आखिर में हमें रोटेट सही उस तरह प्रॉपर हम कर नहीं सके। और मैं समझता हूँ कि वो जो पिच था वो 330 वाला या 335 वाला पिच था, जिसमें हमने 40-50 रन एक्स्ट्रा करवा दिए थे। और अगर हमारे पास शायद उस टाइम होता, तो अगर किसी एक बॉलर को हम रोटेट करना चाहते तो हम उस टाइम कर सकते थे। अगर वो एक 30-40 रन का जो हमें मार्केट हमने ज्यादा दे दिया था, वो अगर हम कम कर सकते थे। दूसरा, जब मैं और मुबस्सिर खेल रहे थे, मुबस्सिर ने बहुत शानदार बैटिंग की है, मुबस्सिर ने पूरे मैच को बनाया है, और हमारी यही बात हो रही थी कि हम आखिर तक खेलेंगे। और जब तक मैं खेल रहा था, तब तक मेरे ख्याल में 24 में 58 शायद कुछ रहता था, तो मेरा बहुत अनलकीली आउट हो गया था। और उसके बाद मेरे ख्याल में फिर भी हमारे बैट्समैन मेहरान बैटिंग कर लेता है, लेकिन एक अकेला बैट्समैन फिर इतने लंबे उस तक लेके जा नहीं पाया। लेकिन बहुत अच्छी एफर्ट थी उसकी, बहुत अच्छा उसने फाइटिंग स्कोर किया था। और मेरे ख्याल में आखिरी मैच में जो बाकी मैचेस में भी काफी अच्छी बैटिंग की, सारे लड़कों ने काफी फाइटिंग स्पिरिट था, आखिरी मैच में जिस तरह का था वो काफी नुमायां था। अच्छा, आखिरी मैच में हमने देखा कि आप भी और दानी तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए। आपकी भी 8.9 की एक जो है वो इकोनॉमी रही, दानी की आई थिंक ओवर 10 रही। तो पिच बहुत ज्यादा खराब था या बॉलिंग उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाई आखिरी मैच में? मेरे ख्याल में पिच को भी मैं कहूंगा कि पिच बहुत बहुत बेहतर था, बैटिंग के लिए बहुत अच्छा था। असिस्टेंस बहुत बिल्कुल भी नहीं थी, आपको एज अ बॉलिंग आपको नहीं मिल रही थी उस तरह जिस तरह पिछले मैचेस में आपको असिस्टेंस मिल रही थी। हाँ, हम थोड़ा सा लैग कर गए, आई वुड से कि एक्सपीरियंस, लेकिन वहाँ पे हमें वेरिएशन यूज करनी चाहिए थी। जिस तरह यॉर्कर्स लग रहे थे, यॉर्कर्स पे रहना चाहिए था, स्लो वन अच्छे हो रहे थे तो हमें उस पर रहना चाहिए था। लेकिन वो जो बैट्समैन उसने बैटिंग क्रेग एरवन ने बहुत अच्छी की, वो सेट ही इतना ज्यादा था कि उसको आप समझे कि बॉल जहाँ पे भी हो रहा था वो उसको इजीली मैनेज कर रहा था। तो इस वजह से मेरे ख्याल में उसने जिस तरह की बैटिंग की है, तो वो उसका वाइटल रोल था उसमें। अच्छा, आखिर में 1-2 सवाल करूंगा। ये बताइएगा कि आप अभी दुबई में मौजूद हैं, डायरेक्ट आपने लाहौर में लैंड करना है। लाहौर आपको पता है क्रिकेट की बड़ी एक्टिविटीज लाहौर में हो रही हैं, तो ये मुझे बताइएगा कि कुछ 1-2 महीनों में कुछ और एक्टिविटीज हैं जो आपने करनी है, कुछ टूर्नामेंट्स हो रहे हैं या फिर अगले 2-3 महीने रेस्ट ही है? नहीं, मैं तो अभी बस ये आज हमारी असल में स्टे ओवर था यहाँ पे, 1 दिन का यहाँ पे स्टे ओवर था दुबई में। तो मैं जैसे ही वापस जाऊंगा तो अभी हमारा दोबारा से कैंप लग रहा है, पाकिस्तान का कैंप लग रहा है, जिसमें स्पिनर्स भी हैं, बैटर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं। तो मोस्ट लाइकली 1 या 2 दिन ही मेरे ख्याल में रेस्ट होगा। तो मैं तो अपनी रूटीन जारी रखूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि 14 तारीख से हमारा, मेरे ख्याल में 14 तारीख से शायद कैंप स्टार्ट हो जाएगा। तो सारे जितने भी अभी हम टूर से वापस हैं, मोस्टली सारे लड़के वो कैंप में होंगे।
अच्छा, आखिर में बस एक सवाल ये करूंगा कि आमिर जमाल अपने आप को कौन से फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, T20 में, ओडीआई में, या फिर टेस्ट क्रिकेट बहुत जल्द? देखिए, हर क्रिकेटर की ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान को अपने तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करे। एक में मैं रिप्रेजेंट कर चुका हूँ और दो में इंशाल्लाह होपफुल हूँ कि मैं करूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं तीनों फॉर्मेट को मैं एंजॉय भी करता हूँ। तीनों फॉर्मेट की बॉलिंग, बैटिंग, सारा कुछ मेरे ख्याल में मैं अपने आप को उस सिचुएशन में अडॉप्ट भी कर लेता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इस चीज़ को समझता हूँ कि मैं तीनों फॉर्मेट के लिए पाकिस्तान के लिए हूँ, अवेलेबल हूँ, और जब भी पाकिस्तान को जरूरत होगी। कोई एक फॉर्मेट सर, कल आपको कॉल आ जाए फलां फॉर्मेट, तो कौन सा चाहेंगे वो फॉर्मेट हो? सॉरी, कल कोई कॉल आ जाए कि एक फॉर्मेट के लिए आपको सिलेक्ट किया जाएगा, तो आप अपनी चॉइस कौन सी बताएंगे? तो मैं अगर कहूंगा तो मैं टेस्ट के लिए कहूंगा। फर्स्ट चॉइस जो मेरी होगी, प्रायोरिटी टेस्ट होगी, क्योंकि टेस्ट लंबी बॉलिंग, लंबी बैटिंग दोनों एंजॉय करता हूँ। ठीक हो गया आमिर जमाल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर जमाल हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तानी क्रिकेटर और टॉप पर आमिर जमाल। जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने बड़ी विकेटें उड़ाई और हमारी दुआ है कि बहुत जल्द आमिर जमाल पाकिस्तान के लिए एक एसेट बने। यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस मुलाकात होती है। वेलकम बैक टू शो। आमिर जमाल के साथ आपने इंटरव्यू सुना और अब बात करेंगे हम आईपीएल के हवाले से। आईपीएल का फाइनल जो है वो बड़ा ही लॉन्ग लास्टिंग फाइनल हुआ, 3 दिन पे मुश्तमिल ये गेम बिला आखिर आज ख़त्म हुई और रात 12 बजे के बाद भी मुकाबला जारी रहा। संडे को ये मुकाबला स्टार्ट हुआ था, फिर मंडे को इसकी पहली इनिंग्स हुई, उसके बाद ट्यूसडे को जाके इसकी दूसरी इनिंग्स हुई और 3 दिन के बाद आईपीएल का फाइनल ख़त्म हुआ। और आईपीएल में आपको पता है कि हमें स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हमारे बहराम काजी साहब ज्वाइन करते हैं और आज एक बार फिर इस फाइनल को रिव्यू करने के लिए बहराम काजी हमारे साथ मौजूद है। बहराम, आपको खुश आमदीद कहते हैं। और सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि ये 3 दिन ले गया आईपीएल का फाइनल, ये कोई अनूनी होगी क्रिकेट की दुनिया में? देने का शो में, और हाँ, आई डोंट थिंक पहले कभी किसी आईपीएल में ऐसा हुआ है। बल्कि मैंने एक ट्वीट देखा था जिसमें लिखा हुआ था कि हर कोई पीएसएल की तरह नहीं हो सकता कि बारिश की वजह से फाइनल एक दिन पहले कर ले। तो यहाँ पे हमें रिजर्व डे की तरफ जाना पड़ा, मंडे, एंड देन कल बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म की बारिश हो गई थी अहमदाबाद में और बड़े बड़े पडल्स बन गए थे और शायद लग रहा था कि वॉश आउट हो जाए उस टाइम पे मैच, मगर वापस आ ही गए। देर आए दुरुस्त आए, काफी टाइम लग गया, मगर फिर 15 ओवर की इनिंग्स भी निकल आई। सो ओवरऑल गुड शो, और हम शुक्रगुजार है मेरे ख्याल से सारे क्रिकेट सपोर्टर्स कि आईपीएल का ये फाइनल बारिश ने खराब नहीं कर दिया। अच्छा, बात नहीं किया, लेकिन बहराम आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप भी वेट करते रहे, हम भी वेट करते रहे, पूरी दुनिया वेट करती रही, जो यहाँ पे बीसीसीआई की नाअहली है वो भी किसी हद तक सामने आई है। जिस तरह से वो ग्राउंड साफ कर रहे थे ना, मैं आपको विटनेस करता हूँ कि आप टेप बॉल में चले जाएं पाकिस्तान में, उससे अच्छे इंतजाम टेप बॉल में होते हैं जिस तरह के इंतजाम हमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में नजर आए। तो लग रहा था कि शायद इस फाइनल के लिए वो गोल से जो उनका स्टाफ है श्रीलंका में, उनको शायद बुला ले, क्योंकि इतने ज्यादा पैसे लगे हुए होते हैं आईपीएल के ऊपर, इन सच अ बिग ओकेजन फाइनेंशियली एज वेल। तो जी, मेरे ख्याल से इट वाजंट वेरी, क्या कहते हैं, प्रॉमिसिंग, या बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जिस हिसाब से वो सारी ग्राउंड स्टाफ अपनी मेहनत करी थी। आई एम श्योर के ऑब्वियसली बारिश भी ज्यादा होगी और चैलेंजिंग होगा, मगर एक स्पेसिफिक चीज जो मैंने देखी थी ना स्नैन भाई, वो ये था कि कवर्स के ऊपर से ही पानी नीचे गिर गया था और उससे ही पडल्स बन गए थे। ये चीज इनएक्सक्यूजेबल है। बाकी सब चीजें तो ऑब्वियसली जो नेचर है उसके साथ आप फाइट नहीं कर सकते, मगर जो चीज आप कंट्रोल में है उसको तो आप देख सकते हो। और जो कवर्स की वजह से पडल्स बने थे ना, आई थिंक उनकी वजह से भी थोड़े ज्यादा डिलेज हुए थे, एंड दैट्स नॉट ऑन, डेफिनेटली नॉट ऑन दिस लेवल। अच्छा, ये बताएं 80s वाला सिस्टम कब तक भारत खत्म करेगा? क्योंकि हमने देखा है कि इंग्लैंड बोर्ड भारत के बोर्ड से तो बहुत ज्यादा कमजोर बोर्ड है फाइनेंशियली हम देखा जाए, लेकिन इंग्लैंड के पास या ऑस्ट्रेलिया के पास जो फैसिलिटीज हैं वो बीसीसीआई के पास नहीं है। लेकिन बीसीसीआई जब बजट की बात करता है तो सबसे ज्यादा बजट ले जाता है। सिर्फ ग्राउंड्स अच्छे बना लिए उन्होंने, जो वाकया हुआ है उससे ये लग रहा है कि बीसीसीआई अभी भी ग्राउंड साफ करने में, ग्राउंड की मैनेजमेंट में बहुत पीछे है। ये जो पर्टिकुलर आर्ट है ना, बारिश के वक्त ग्राउंड को कवर करना, पिच प्रोटेक्ट करना, प्लेइंग आउटफील्ड अपनी ठीक तरह रखना, ये बहुत ही एक मुश्किल आर्ट है। और आप सही कह रहे हैं, आपने नाम लिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का, बट श्रीलंका लीडर्स है। श्रीलंका वो टीम है जो इसमें लीडर है, क्योंकि उन लोगों की होती रहती है बारिश टेस्ट उनके सीजन के दौरान। और जिस तरह गॉल का इन पर्टिकुलर ग्राउंड स्टाफ साफ करता है ना ग्राउंड, आई थिंक सबको उनसे ही सीखना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। और रियली मतलब, और मैंने दुनिया में शायद इस तरह कहीं भी नहीं देखा जिस तरह वो करते हैं। बट हाँ, आप इस चीज पे कह सकते हो कि जितने आपने ग्राउंड्स बना दिए हैं, साथ आपको उस तरह का स्टाफ भी एजुकेटेड रखना चाहिए कि इस तरह की सिचुएशंस में वो आकर आपको जल्द अज जल्द
प्लेइंग कंडीशंस आपकी ठीक कर दें। और मतलब जहां इतने पैसे लग रहे थे नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे, तो मेरे हिसाब से स्नैन भाई एक छत ही बना लेते फिर। आप ये बताइएगा कि नुकसान से बचने के लिए आईपीएल फाइनल करवाएगा। आपको पता है कि अगर ये फाइनल ना होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, और फाइनली 3 दिन बाद उन्होंने फाइनल करवा लिया, कामयाब हो गए वो। नहीं, वही नजर आ रहा था कि ये फाइनल तो होगा। एक चीज जो अच्छी देखने को मिली वो ये थी कि डिस्को सा बना दिया था अहमदाबाद के स्टेडियम को, जब बीच में बारिश हो रही थी और सब लोग नाच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कोई क्राउड नहीं गया, एवरीवन हैड अ ग्रेट टाइम। मंडे नाइट को लोग 1:30 2 बजे, इंडिया में तो 2 बज गए होंगे, तक वो खेलते देखते रहे अपने प्लेयर्स को खेलते हुए। और हाँ, जाहिर है इट्स दैट बिग टूर्नामेंट फाइनेंशियली कि 5 ओवर भी निकाल सकते तो निकाल लेने थे इन लोगों ने। लेकिन ये है कि थोड़े लकी हो गए हसनैन भाई। लेकिन ना बारिश तो आपने जो कहा ना कि क्राउड को दाद देनी पड़ेगी, मेरा ख्याल है कि क्राउड को थोड़ा सा ज्यादा दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी तूफानी बारिश जिससे ग्राउंड आई थिंक मैनेजमेंट के लिए उसको वापस अपनी कंडीशन में लाना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन क्राउड वहां से नहीं हिला और क्राउड वापस जैम पैक था। मैं समझ रहा था कि शायद क्राउड चला जाएगा, लेकिन आखिरी गेंद तक क्राउड वहां पे रहा। ही ज्यादा क्राउड वहां पे रहा, कोई लाख बंदा तो मेरे ख्याल से स्टेडियम में बैठ सकता है। और सीएसके के फैंस कितने थे आप ये देखो, होम टीम अहमदाबाद थी और येलो भरा हुआ था स्टैंड्स के अंदर। इससे आपको पता चलता है कि एक टीम है जो पहली आईपीएल से अच्छा करती आ रही है, 10 फाइनल खेल चुकी है 14 में से, 2 सीजन तो वो थे नहीं, बैंड थे, 5 दफा जीत चुकी है। नाउ दे आर टाइड विद मुंबई इंडियंस फॉर द मोस्ट आईपीएल टाइटल्स। उसका फैन फेयर ही अलग है। गुजरात एक नई टीम थी और नजर आ रहा था कि ये नई टीम है, नए फैंस हैं। इवन दो होम क्राउड था, वो सीएसके के वाले फैंस वाली बात ही नहीं थी उन लोगों की। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स मैटर, और चेन्नई को भी इस चीज से फायदा हुआ होगा कि उनकी ट्रैवलिंग सपोर्ट इतनी जबरदस्त किस्म की थी। अच्छा, नाउ टॉक अबाउट आईपीएल फाइनल। बहुत जबरदस्त फाइनल हुआ, और मेरा ख्याल है कि जितना आईपीएल पे खर्चा होता है उतना ही डिजर्विंग फाइनल हमें देखने को मिला। पहले आपने देखी होगी शुभमन गिल एंड कंपनी की बैटिंग। शुभमन गिल तो इतना कुछ कर नहीं सके, लेकिन वृद्धिमान साहा ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की, 54 रन बनाए। गिल भी 39-40 करके, लेकिन गिल के साथ ना अब एसोसिएट होना स्टार्ट हो चुका है कि ये बड़ी इनिंग्स खेलेंगे। और उसके बाद क्या बेहतरीन खेला है साई सुदर्शन ने। और पहले गुजरात टाइटंस की बैटिंग के ऊपर आप थोड़ा सा हमें बताएं कि गुजरात टाइटंस में क्या कुछ आपको देखने को मिला, और अगर 20-25 रन ज्यादा हो जाते तो शायद फायदा होता गुजरात टाइटंस को, क्योंकि एक स्टेज पे लग रहा था कि ये 250 भी बना सकते हैं। There's a lot to unpack here, तो मैं 1 by 1 आपको इंसिडेंट्स बताता चलता हूं। देखिए, शॉट्स बहुत उनकी जबरदस्त किस्म की अमेजिंग रेंज है उनकी, बहुत ज्यादा शॉट्स है उनके पास, और जिस कॉन्फिडेंस से वो आकर खेलते हैं, जिस तरह टाइम करते हैं बॉल, जिस तरह आवाज आती है बॉल की जब उनके बैट को लगती है, वो कमाल ही है। बट हमें ये याद रखना चाहिए कि दीपक चहार ने गिल को शुरू में ही ड्रॉप कर दिया था और वो मुश्किल चांस नहीं था। उसके बाद वृद्धिमान साहा जिन्होंने भी 50 मारी, उनको भी जल्दी ड्रॉप कर दिया दीपक चहार ने, इवन दो वो जरा मुश्किल चांस था। बट चेन्नई की फील्डिंग ने शुरू में उनको मरवा दिया था और उससे गुजरात को अच्छा स्टार्ट मिला, वरना गुजरात को अच्छा स्टार्ट ही नहीं मिलना था। एंड प्रेशर गेम में, फाइनल में इस तरह अगर आप शुरू में एक टीम को पकड़ लो तो आपको बहुत फायदा हो जाता है। बट वो चेन्नई ने वहां पे लूज किया अपना एडवांटेज, और गिल ने ठीक है 39 बनाए होंगे, मगर ये भी तो देखें कि 20 बॉलों में बनाए 39। Exactly. तो आई थिंक इंपैक्ट इनिंग्स थी, और इस तरह की इनिंग्स तो मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी है टी20 क्रिकेट में। रोज रोज तो आप 100 मार नहीं सकोगे, अगर आप कंसिस्टेंटली ये कर दे सकते हो अपनी टीम को, तो देन यू आर वर्थ योर वेट इन गोल्ड, जिस तरह कहते हैं इंग्लिश में। बट वृद्धिमान साहा वाज गुड, गिल वाज आई थिंक अमेजिंग, मुझे तो बहुत मजा आया उनको फिर से देख के। बट साई सुदर्शन ने तो आप कहते हैं ना सरप्राइज ही कर दिया। हम तो अस्टोनिश्ड रह गए, देखते ही रह गए कि ये हो किस तरह गया है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे याद है मैं ये सोचा था कि यार पांड्या या खुद आ जाता या मिलर को भेज देता, स्टेज सेट था, आकर थोड़ा और मारता। तो साई सुदर्शन ने इफ एनीथिंग मुझे तो गलत प्रूफ किया, और सिर्फ 21 साल की उम्र है। फनी चीज ये थी स्टैन भाई कि वो खुद भी तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं, तो चेन्नई तो उनकी होम टीम बनती है। चेन्नई को 96 मार दिया, अनलकी रहे थोड़े, आई सपोज के 100 उनकी मिस हो गई, बट इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ। बहुत मैं फील करता हूं उनके लिए कि वो लूजिंग साइड पे एंड अप हुए, क्योंकि अगर तो गुजरात 215 या 14 तक पहुंची है तो उनका इसमें मेन किरदार था। और आई थिंक जिस तरह उन्होंने मारा पर्टिकुलरली स्पिनर्स को, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को,
दैट वाज रियली गुड टू सी। एक ट्रिक मेरे ख्याल से एमएस धोनी ने यहाँ मिस कर दी, इवन दो मैं एमएस धोनी की कप्तानी को क्वेश्चन करते हुए 3 दफा सोचता हूं पहले, मगर मेरे ख्याल से सुदर्शन के खिलाफ अगर मोइन अली की ऑफ स्पिन ट्राई कर लेते ना तो शायद कुछ जल्दी आउट कर सकते थे। एग्जैक्टली कि सीएसके की तरफ भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल जहन में खड़ा होता है कि बहुत जबरदस्त टीम के सेट्स बने थे आईपीएल में, और ये देख के लग रहा था कि सीएसके इज क्वाइट, मतलब कि अंडरडॉग्स का रोल प्ले कर सकते हैं। उस तरह की एमएस धोनी फैक्टर जरूर था, जडेजा थे, लेकिन उस तरह की कोई जेम पैक टीम नहीं थी जिस तरह आरसीबी थी, मुंबई इंडियंस थी, इवन गुजरात टाइटंस को आप देख लें, बैटर्स भी सुपरस्टार, बॉलर्स भी सुपरस्टार। अब अगर सीएसके की बॉलिंग को ही देखें तो इतनी कोई सुपरस्टार बॉलिंग नहीं थी इनकी, लेकिन इन्होंने फाइनल भी जीत लिया और बड़ा जबरदस्त इवेंट रहा सीएसके के लिए। आई मीन नहीं थी इनके पास उस तरह की सुपरस्टार टीम। आपने गुजरात की बात की तो हम शायद कल के शो में ही ये बात कर रहे थे कि आप जरा प्लेयर तो गिनने पे आए उनके। शुभमन गिल बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट, राशिद खान शायद मोस्ट इंपैक्टफुल बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, मोहम्मद शामी लीडिंग विकेट टेकर इन द टूर्नामेंट। इसके अलावा आपके पास वो सारे एक्स फैक्टर प्लेयर्स थे ना, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, तेवातिया, रिदमन साहा, व्हाटएवर। आपके पास भरी पड़ी थी स्टार से टीम, और उनके अंदर आपको कुछ मेन लोग आगे लेकर जा रहे थे। अब ये बात याद रखें, सीएसके को अगर आप देखें ना तो वो एक टीम थी जो एज ए टीम चलती आ रही थी आगे, कोई एक आधा स्टैंड आउट परफॉर्मर नहीं था। और आपने देखा होगा कि इस 170 का जो चेस था 15 ओवर में, इसमें पीपल पिच्ड इन। डेविन कॉनवे ने ऊपर आकर जबरदस्त स्टार्ट दिया, बहुत ही जारहाना बैटिंग का अंदाज किया। उनके ऊपर भी पीछे कुछ तनकीद हुई थी, एंड राइटली सो। कुछ गेम्स में वो उस तरह निखार नहीं नजर आ रहा था उनकी बैटिंग में, मगर जिस तरह वो कल टाइम कर रहे थे, मेरे तो ख्याल से इट वाज अ ग्रेट एग्जीबिशन ऑफ T20 बैटिंग। और उनका भी वो स्लोअर वन आई थिंक हो गई, उनकी आउट हो गई डीप में वो, बट इट वाजंट जस्ट कॉनवे इज माय पॉइंट। आपके शिवम दुबे थे, शुरू में लग नहीं रही थी, एंड में आकर ही केम गुड। रविंद्र जडेजा ने एंड में आपको विनिंग्स रन्स कर दिए, और अजिंक्य रहाणे एंड अंबती रायडू, इन लोगों ने फिर से जबरदस्त किस्म के कैमियोज खेल दिए। जिस तरह रहाणे ने आकर वो सीधा छक्का मारा है, That was amazing shot of the tournament. Exactly. Yeah. And then when you look at Ambati Rayudu's innings, exactly. क्या उन्होंने Ambati Rayudu का ना कवर्स और लॉन्ग ऑफ के दरमियान से वो भी बड़ा जबरदस्त था। 646 इस तरह से वही खेल कर दी जो था आपका रन रेट वो बहुत नीचे ले आए। उसके बाद अगर वो आउट भी हो गए तो उन्होंने तो अपना काम कर लिया, एंड हैप्पी रिटायरमेंट टू अंबती रायडू। उनका आखिरी कंपेटिटिव फिक्सचर था ये, आईपीएल से भी उनने खैर बात कह दी है, 6 दफा जीते हैं, the most by any cricketer alongside Rohit Sharma. So it was a team effort. सबने पिच इन किया, सबको रिक्वायरमेंट पता थी, सबने for the most part strike rate भी ऊपर रखा, and it's amazing how जिस तरह के प्लेयर्स हैं, Devin Conway is okay, he's good, but he's not a great T20 player. Exactly. And at the same time, रहाणे तो टेस्ट खेलता रहे, रहाणे की स्ट्राइक रेट देख लें आप इस आईपीएल सीजन में। धोनी का ये कमाल है कि he really knows how to get the best out of his players. मोइन अली तो उनको इस्तेमाल ही नहीं करने पड़े, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में, और जिस तरह रायडू, रहाणे और जडेजा और कॉनवे इन सबसे परफॉर्मेंसेस निकाल गए ना एमएस धोनी, ये मेरे ख्याल से वही कर सकते हैं। और मोइन अली ने ये बोली भी है बाद में बात, कि फर्क ये है कि अक्सर दुनिया में मैनेजमेंट और कप्तान जो है ना, वो कुछ गेम्स के फेलियर के बाद टीम बदलना शुरू कर देते हैं। बट महेंद्र सिंह धोनी ने और स्टीवन फ्लेमिंग ने कॉन्फिडेंस दिया अपने लड़कों को कि नहीं, आप लोगों में टैलेंट है, आप लोग ही कर दिखाओगे, और देखिए वो आईपीएल चैंपियंस बन गए 5। एग्जैक्टली साहब, बात कीजिएगा अंबटी रायडू के हवाले से, उसके बाद बैटिंग के हवाले से, उसके बाद बैटिंग के ऊपर भी बात करेंगे। प्रिसाइसली 2-3 पॉइंट्स है जिसके ऊपर बात करनी है आपसे। अंबटी रायडू इंडिया की तरफ से आई थिंक 55 गेम्स खेले हैं, 1600 उनके रन हैं, 49 की एवरेज है, लेकिन उनको ज्यादा गेम्स मिल नहीं सकी क्योंकि जिस एरा में वो खेल रहे थे शायद उस एरा में वो फिट नहीं हो सकते थे। लेकिन फाइनली एक जबरदस्त कैरियर कल अपने इख्तिताम को पहुंचा, और जिस तरह के वो बैशिंग कर रहे थे, दैट वाज ए फेयरवेल बैशिंग टाइप जो है ना उनके साथ स्टफ कल अंबटी रायडू से नजर आया। वो पकड़ रहे हैं वो सारी स्लोअर वंस, उनको पता है कि ये आ रही है वहां पे, और जिस तरह ब्रैश एरोगेंस के साथ ओवर एक्स्ट्रा कवर, इस तरह चौके छक्के देना, फ्रीडम ऑफ थॉट भी होती होगी हसनैन भाई कि मेरा आखिरी मैच है, आई एम गोइंग टू गो आउट ऑन अ बैंग और विद अ बैंग। ही उनको ज्यादा गेम्स नहीं मिली। इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो उनका ये टाइम कोइंसाइड करा था इंडिया की फिटनेस एरा के साथ। अब शायद आपको उस तरह की फिटनेस नजर ना आए इंडिया में जो उस टाइम पे थी, मगर बीच में एक ड्राइव चली थी कि फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ही डिड समवॉट मिस आउट ऑन दैट। और बाकी आप टैलेंट देख लें उस टाइम की इंडिया का, तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर रायडू टू मेक इट, बट आई थिंक अच्छा करियर रहा, और आईपीएल में तो खास तौर पे बहुत ही डेकोरेटेड करियर रहा। ज्यादा खेल सकते थे इंडिया के लिए, ही जस्ट ऑलवेज फाउंड हिमसेल्फ a touch unlucky, a little hard done by,
बट देन अगेन इंडिया भी तो सक्सेसफुली रही है इस टाइम में, तो आप कितना ही किसी को ब्लेम करें। एग्जैक्टली सीएसके की बैटिंग के ऊपर जब बात करेंगे तो क्या आप समझते नहीं है कि पॉजिटिव्स की तो हमने बहुत बात कर ली, लेकिन दुबे किसी ना किसी हद तक एक गैम्बल भी था। अगर वो राशिद खान को 2 छक्के ना लगाते और उसके बाद वो एंड पे भी फंसते हुए नजर आए, क्योंकि मैच सारा मैं समझता हूं कि थोड़ा सा दुबे ने भी बॉल्स बहुत ज्यादा लिए हैं। जडेजा अगर आखिरी 2 गेंदों पर 10 रन ना लगाते तो अभी हम गुजरात टाइटंस की बात कर रहे होते। आप ये बिल्कुल सही क्रिटिसिज्म है आपको कि अप अंटिल दोस 2 सिक्सेस डुबे तो तकरीबन मरवा गए थे चेन्नई को, मगर देन अगेन वो इस पूरे टूर्नामेंट में उनके लिए इंपैक्ट प्लेयर साबित हो रहे थे, इसीलिए उनको कॉन्फिडेंस दिया गया और ऊपर भेज दिया गया। बट देन अगेन आप देखो कि मोइन अली को यूज ही नहीं किया था, धोनी को कितना कॉन्फिडेंस था अपने लड़कों के अंदर। और आप ये देखें कि इंडियन टैलेंट कितना सामने आया आपके एक ही गेम के अंदर। साई सुदर्शन को ले लो आप, दुबे ने भी एंड में राशिद खान को ही बैक टू बैक छक्के लगा दिए ना। राशिद की भी बहुत ऑफ परफॉर्मेंस थी, वेरी वेरी बैड डे फॉर हिम। वो भी पिट गए, शामी भी पिट गए, एंड इवन दो दुनिया मोहित शर्मा को याद रखेगी उस आखिरी ओवर के लिए। एग्जैक्टली बट अगर आप देखो पूरा मैच तो वो तो मेन विकेट टेकर थे, आपके विकेट्स उन्होंने नहीं। नूर अहमद के साथ आपके बेस्ट बॉलर थे वो। बट क्रिकेट इज अ क्रूअल गेम, और हम अक्सर पाकिस्तान में कहते हैं यार ये यॉर्कर क्यों नहीं करा रहा, यार ये यॉर्कर क्यों नहीं करा रहा डेथ में, लेकिन मोहित कल शर्मा ने उन्होंने हसनैन जो यॉर्कर करवाए वो एग्जैक्टली और वो 1-2 तो मिस हो जाते हैं। 4 लग गए, 2 मिस 4 हो लग गए। गए, जो 2 मिस हो गए ना आपको मैच ही हरवा दिया। सो इट्स क्रिकेट में इस तरह की नाउस है कि इतनी सिंपल गेम ये है नहीं कि एंड में जाकर यॉर्कर करा दो तो आप मैच जीत जाओगे। आपके पास कल सबूत है इसका। अच्छा, प्रिसाइज खान की बात की जाए और नूर अहमद की बात की जाए, नूर थोड़े से नए हैं, उनको रीड अभी नहीं किया जा रहा इंडियन बैटर्स की जानिब से या वर्ल्ड बैटर्स की जानिब से, लेकिन राशिद खान कहीं ना कहीं पीएसएल में तो छाए रहते हैं। उसकी रीजन ये है कि हम शायद इतना ज्यादा अभी हमारे बैटर्स ने उनको फेस नहीं किया, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग में वो काफी अरसे से खेल रहे हैं और मुझे अब वो मोर ऑफ ए ऑलराउंडर लग रहे हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात वो बॉलिंग में बहुत ज्यादा रन्स दे जाते हैं। इसकी वजह यही है कि रीड हो चुके हैं और प्रिडिक्टेबल हो चुके हैं क्या कुछ करना उन्होंने, या खेल खेल के हाथ बैठ चुका है इंडियन बैटर्स का और वर्ल्ड बैटर्स का। आई थिंक थोड़े से आपको रिस्क लेने पड़ते हैं राशिद खान के खिलाफ, उनकी लेंथ ऑफ करनी पड़ती है। इफ ही हैज दैट लेंथ एंड यू कीप पेइंग हिम रिस्पेक्ट, उनको आप मत छेड़ो वहां पे, तो वो वहीं कराते रहेंगे और 4 ओवर उनके इस तरह खत्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मे बी आपका एक ये पॉइंट हो सकता है कि शायद दूसरी लीग्स में दुनिया में ज्यादा ही कुछ रिस्पेक्ट दी जाती है राशिद खान को, जो कि वो कमांड भी करते हैं। ऑब्वियसली एलीट प्लेयर हैं T20 क्रिकेट में। एनीवन, कोई भी टीम को अपनी टीम में राशिद खान जरूर चाहिए होगा, नो वन विल से नो टू दैट। बट हाँ, इस आईपीएल में अगर आप देखें तो 2-3 ऐसी गेमें थी, 2-3 ही, ज्यादा नहीं, जिसमें राशिद खान काफी ज्यादा पिट गए। बट ओवरऑल तो ही हैज बीन अ लीडिंग बॉलर, जब काफी ज्यादा विकेट्स लिए हैं। कल मगर जिस तरह उनको पड़ गई मार, शुरू में भी पड़ गई, बीच में कुछ काफी गंदी डिलीवरीज भी थी। आपको याद है रहाने खेल रहे थे तो बिल्कुल लेग स्टंप पे करा रहे थे और पीछे फाइन लेग पे 2 चौके लग गए। इस तरह की गलतियां आप राशिद खान से एक्सपेक्ट नहीं करते। एंड क्रेडिट टू चेन्नई कि दे टुक हिम ऑन, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसी टीम्स हैं दुनिया में जो इतनी शायद करेज नहीं पोजेस करती कि वो राशिद खान को मार सके, मगर चेन्नई को इतना मसला नहीं हुआ इसमें। हालांकि उनको नूर अहमद पे हुआ, बट आई थिंक इसमें बस ऑन द डे वाली बात है हसनैन भाई, ज्यादा इसमें वो नहीं है। मगर ऑन द डे राशिद पिट गया और नूर, आई थिंक नूर तो बहुत ही शानदार बॉलिंग करा कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम। और व्हाट्स अबाउट रविंद्र जडेजा, ही वाज सुपर्ब, ही वाज अमेजिंग और वंस अगेन ही प्रूव्ड हिमसेल्फ। और जिस तरह हमने देखा था एमएस धोनी के साथ वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए इंडिया के लिए सर्व करते थे, बिल्कुल जब वो विकेट पे आए ना तो मुझे कहीं ना कहीं पे कॉन्फिडेंस जरूर था कि रविंद्र जडेजा एक ऐसे प्लेयर है कि दो गेंदों पे 12 रन भी लगा सकते हैं। और इवेंचुअली उन्होंने 1 छक्का लगाया, 1 चौका लगाया और धोनी को एक बार फिर उन्होंने सच्चा साबित किया कि जो कॉन्फिडेंस धोनी उनके ऊपर करते हैं वो हमेशा से उसके ऊपर जो है ना पे बैक करते हैं। पीएल की जो हिस्ट्री है ना उसके अंदर रविंद्र जडेजा माइट बी दी मोस्ट रेलेवेंट प्लेयर एवर। पहला जो सीजन था राजस्थान रॉयल्स का, शेन वॉर्न जो जीते हैं, उस टीम में भी थे रविंद्र जडेजा। फिर धोनी जो है इनके बहुत बड़े हामी रहे हैं पूरे इनके करियर में। चेन्नई में लाए इनको, इंडिया में इतना मौका दिया। हसनैन भाई आपको याद होगा जडेजा का बड़ा मजाक उड़ाया जाता था, इनको सर रवि जडेजा बोला जाता था। और पहला जो हाफ था इनके करियर का, हाँ पहले हाफ ऑफ करियर में तो इनका बस मजाक ही उड़ता रहा है, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे इंडियंस ही मजाक उड़ाते रहे। अब कमबैक देखें आप, लैटर हाफ ऑफ द करियर में। आखिर में मुझे शॉर्ट नहीं बताया, धोनी से जब प्रेजेंटेशन पे पूछा गया तो एमएस धोनी ने कहा जी कि अभी फैंस बहुत ज्यादा मुझे चाहते हैं और मैं कह नहीं सकता, 8-9 महीने मेरे पास हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पे दिल लग रहा है कि धोनी अभी रिटायर नहीं हो रहे। देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता धोनी का
उनकी अपनी मर्जी होती है। Exactly. आई डोंट थिंक एंड ऑफ द डे वो इतनी कंसिडरेशन रखते हैं फैंस की। देखें, उनकी बात भी ठीक है, 8-9 महीने क्रिकेट ही नहीं खेलनी, जब टाइम आएगा तब देख लेंगे दिल चाह रहा है कि नहीं दिल चाह रहा। ऑफ कोर्स सीएसके को ही विल हैव टू लेट देम नो बिफोर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, प्रॉब्ली दिसंबर तक वो खींच सकते हैं इसको। कुछ कहा नहीं जा सकता। धोनी मेरे ख्याल से छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी छोड़ सकते। मैं अगर एमएस धोनी होता तो मैं शायद ये अच्छा मौका था रिटायर करने का मेरे ख्याल से। थैंक यू, आप हमारे साथ। एक आखिरी चीज, प्लीज, बस जो एमएस धोनी की काम एंड कलेक्टिवनेस है ना, स्टंपिंग जिस तरह की और जिस तरह आराम से वो अपना उनका रवैया सब चीजें करने का, मैं तो उसका फैन हूं। आप उसके फैन है जी। थैंक यू वेरी मच बैराम। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी, लेकिन आईपीएल पे नहीं, किसी और क्रिकेट पे। और आप तमाम तर लोग जो हमारे साथ मौजूद थे, आईपीएल को हमने डिस्कस किया। इससे पहले हमारे साथ आमिर जमाल मौजूद थे। आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।